नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPTGT आर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके जितने भी TGT के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आर्ट्स का है चाहे कोई और एग्जाम है TGT से रिलेटेड, उन सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एनश्राइन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो कहाँ से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अब ये USA से लिए गए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने अदर कंट्री से बोरो की हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ से हम फेडरल सिस्टम हमने यहाँ से लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ से हमने लिया है, जुडिशरी हमने यहाँ से ली है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने यहीं से लिया है। पूछा जाए पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में तो हमने यहाँ से लिया है। इमरजेंसी का प्रोविजन हमने यहाँ से लिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल हमने यहाँ से ली है। अब देखो, आपको करना क्या है, PDF में भी आपको ये सब मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए और ब्रिटिश का पढ़ लीजिए, US का पढ़ लीजिए। जैसे फंडामेंटल राइट हमने US से लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरिश गवर्नमेंट से लिए हैं। उसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने USSR, जिसको नाउ रशिया भी बोलते हैं, तो वहाँ से हमने ली है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको आप कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये सब चीज़ें आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली 100% श्योर क्वेश्चन यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी जाएगा आपसे। TGT आर्ट्स में नहीं पूछा गया, किसी और TGT एग्जाम में पूछ लिया जाएगा या फिर कहीं और पर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदलाव पेश किया? तो कौन सा हो सकता है भाई? एब्सोल्युटली ऑप्शन सी होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो भाई, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको अमेंडमेंट जो है एक जगह नोट करनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सभी नेट से जाइए, कहीं से भी जाइए, वहाँ से आप अमेंडमेंट नोट कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट किया गया है फंडामेंटल राइट से और इसको जो है क्या बनाया गया है, इसको लीगल राइट बनाया गया है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत इसको डिलीट किया गया था? 44th अमेंडमेंट। ये कब हुई थी 44th अमेंडमेंट? 1978 की ये अमेंडमेंट है, ये भी आप याद रखिए। 1978 की ये अमेंडमेंट है। अच्छा, इसके बाद कौन सी याद रखेंगे? तो पंचायती राज की बात आती है, पंचायती राज आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी? 1992 की ये अमेंडमेंट है। तो ये 2 अमेंडमेंट हो गई, इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो था वो सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट जो था वो इंडियन यूनियन का बनाया गया था? देखिए, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर आता है। ये 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ये भी आप याद रखिए। और कब ये हुई थी? तो 1975 की ये अमेंडमेंट है, ये आप याद रखिए। 3 अमेंडमेंट मैंने आपको बताई, 4 अमेंडमेंट हमने की, तो इन चारों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बच्चों के खिलाफ शोषण से संबंधित है? देखो भाई, बच्चों के खिलाफ शोषण से जब आप फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, पहले तो फंडामेंटल राइट आपको सारे याद होने चाहिए। अब कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पर? अगर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाएगी तो ऑप्शन कौन सा है? बी, ऑप्शन बी, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 यहाँ पर आता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि बच्चों की जितनी भी ट्रैफिकिंग होती है उसके ऊपर जो है, और बच्चों का जो फोर्स्ड लेबर होता है, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है, उसके ऊपर ये रोक लगाता है। आर्टिकल 24 भी यहाँ से संबंधित है कि बच्चों की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये रोक लगाता है, उनसे आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल 23 और 24 के तहत आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और अगर आप बात करेंगे आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 बिल्कुल इजी है। कौन सा है आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 कहता है, ये है रेमिडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज से ये रिलेटेड है। और आर्टिकल 28 की बात करेंगे तो आर्टिकल 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है
ना, तो किसी भी रिलीजन को आप अटेंड कर सकते हो। तो ये रिलीजन से संबंधित आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित। और आर्टिकल 17 आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 17 की जब आप बात करेंगे तो ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत के खिलाफ आता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली का है उनको कौन अपॉइंट करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रेसिडेंट जो है वो सही आंसर है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कौन, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है ना, दिल्ली की बात यहाँ पर हो रही है। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। पहले चीफ मिनिस्टर के बारे में जानिए। देखिए चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन दी एडवाइस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये आप बेसिक चीज़ें याद रखिए दिल्ली के बारे में। अच्छा, दिल्ली में कितनी लोकसभा सीट्स हैं, दिल्ली में जो लोकसभा सीट हैं वो कितनी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा सीट कितनी है, देखो भाई दिल्ली में जो है वो 7 लोकसभा की सीट्स हैं और 3 राज्यसभा की सीट है। ये आप याद रखिए कि दिल्ली में कितनी लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग थी वो कब कंप्लीट हुई थी। तो देखो भाई ड्राफ्टिंग की बात जब की जाएगी ना तो थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन को कीजिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुई थी। अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, यहाँ से आप याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी। तो वो हुई थी दिसंबर 9 1946 को, 1946 दिसंबर 9 है ना, इस दिन हुई थी कौन सी मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, देखो भाई हमारा नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग जो था वो अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22 1947 को। और नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये दोनों अडॉप्ट किए गए थे जनवरी 24 1950 को। ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आज हम कर रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन टू बी असाइन टू पंचायत बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल। देखो पंचायती राज के तहत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये आता है, तो इसको कौन से शेड्यूल में जो था वो मेंशन किया गया है। इसको जो है वो मेंशन कौन से शेड्यूल में किया गया है, ऑप्शन सी 11th शेड्यूल, 11वें नंबर का जो शेड्यूल है उसमें इसको मेंशन किया गया है। अच्छा, अब यहाँ से हम एक बार शेड्यूल्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। शेड्यूल्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। टोटल जो है वो कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। देखो इंपॉर्टेंट शेड्यूल हम कर लेते हैं, बाकी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अपनी किताब से। अगर हम बात करेंगे 4th शेड्यूल की, ये टीजीटी नॉन मेडिकल में शायद पूछा गया था। तो देखिए इसमें जो है वो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी। तो जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी हैं उनमें राज्यसभा की सीट की जो एलोकेशन होगी वो होगी 4th शेड्यूल के तहत। और अगर आप बात करेंगे 5th शेड्यूल की, तो 5th शेड्यूल में क्या आता है, 5th शेड्यूल में आता है प्रोविज़न जो है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के जो एरिया हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर प्रोविज़न आता है। और अगर हम बात करेंगे 7th शेड्यूल की, तो 7th शेड्यूल में जो है वो क्या आता है, 7th शेड्यूल में आपकी 3 जो लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इनके बारे में आता है। ये 7th शेड्यूल में आता है। और 8th शेड्यूल में क्या आता है, तो 8th शेड्यूल में जो है क्या आता है, 8th शेड्यूल में आती है लैंग्वेजेस आती हैं 8th शेड्यूल में। एक शेड्यूल रह गया कौन सा, 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में क्या आता है, 6th शेड्यूल में जो है देखिए एडमिनिस्ट्रेशन आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन ट्राइबल एरिया का जो है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिक हमने, हाँ 10th शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन है ना, एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग है। एंटी डिफेक्शन के बारे में मुझे पता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसीडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज वेरी हार्ट एंड सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके द्वारा ये कंसीडर किया गया था, हार्ट एंड सॉइल कौन सा आर्टिकल के तहत आती हैं, ये 32 आर्टिकल के तहत आती हैं। तो ये वही किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। यहाँ पर 2 बार BR अम्बेडकर लिख दिया मैंने, है ना। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन ए ये दोनों ही सही है। तो ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ यूनियन टेरिटरी। साइज जो यूनियन टेरिटरी का है वो आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए कुछ अमेंडमेंट हमने पहले रिवाइज की थी, दूसरी बार मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको CAG कैग भी कहते हैं। तो कैग जो है वो कौन अपॉइंट करता है कैग को? कैग जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट सही आंसर है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148 इनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 149 भी इनसे संबंधित है। तो आर्टिकल 149 में जो है इनकी ड्यूटीज और पावर जो है वो आती हैं। आर्टिकल 50 में जो है वो इनका आता है फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। तो आर्टिकल 150 भी इनसे संबंधित है। आर्टिकल 151 भी इनसे संबंधित है। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल कैग से संबंधित है। तो आर्टिकल 148, 49, 150, 151 ये सब भी इनसे संबंधित है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय सोशल मेजॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? तो कौन सा ऐसा हो सकता है? देखो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा सोचिए। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है और उसके रिगार्डिंग कोई बिल लाना है तो उसको जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट बिलोंग टू इंडियन ओशियन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ओशियन करंट बिलोंग करता है इंडियन ओशियन से? इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, एगुलास करंट, ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल दैट अक्कर इन कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट रीजन इज। तो कौन सी सॉइल हो सकती है? ऑप्शन सी पोडजोल सॉइल जो है वो सही आंसर है। ये सॉइल जो है ये होती है कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोक्रेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। तो नोक्रेक कहाँ की हाईएस्ट पीक है? नोक्रेक जो है वो हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स की। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुरु शिखर कहाँ की हाईएस्ट पीक है? तो गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट पीक है अरावली की। ये आप याद रखिए कि अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1940 इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो काफ़ी हेल्पफुल आई होप आप लोगों के लिए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।